policy not be illegal, immoral और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अंडरलाइन करो, इलीगल, इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, बराबर है। इलीगल का मतलब जो लॉ के अगेंस्ट में, दैट इज इलीगल। इमोरल का मतलब मॉरल वैल्यूज के खिलाफ, अगेंस्ट द मॉरल वैल्यूज। समझ। अब जैसे मॉरल वैल्यूज डिफाइन कैसे होती, तो रिलीजियस बेस्ड हो सकती, कस्टम बेस्ड हो सकती। कस्टम बेस्ड बोले तो कि भाई तुम्हारे कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी या रिलीजन में कोई स्पेसिफिक चीज करी जाती है, ठीक है, नो मैटर व्हाट, तो क्या है वो नहीं पता, लेकिन कोई रिचुअल है जो फॉलो किया जाता है और वो रिचुअलिस्टिक सेंटिमेंट्स को हार्म कर रहा है, समझा, तो हो जाएगा इमोरल। समझा क्या, पक्का। मॉरल वैल्यूज के खिलाफ ऐसा। फिर तीसरा था अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तीसरा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब है भारत के संविधान के खिलाफ। मोटा मोटी अगर बोले इसको रिड्यूस करें तो ये हो गया फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ, ठीक है। तो सबसे पहले वहीं पर कहीं तो हेडिंग डाल लो कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32, 14 से 32, 14 से लेकर 32, काम ही आएगा ये बाद में वापस, ठीक है। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32, सुना सुना सा है ये आर्टिकल वर्ड, है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन भी वर्ड सुना है। आर्टिकल 14 से 32 के बीच में दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या दिए गए, फंडामेंटल राइट्स, कोट करो वहां पर, 14 से लेकर 32 के बीच फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, लिखा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखना नहीं है अभी, फंडामेंटल राइट्स तक लिख दिया ना, बस हो गया आपने लिए। फंडामेंटल राइट्स जैसे क्या, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू एनी स्पेसिफिक रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, है ना, राइट टू मूव फ्रीली, ऐसे बहुत सारे अधिकार है जो अपने को किसने दिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए। तो कोई अगर कानून ऐसा पास हुआ जो इस फंडामेंटल राइट को ब्रीच करे, क्या बोला, कोई कानून, कोई लॉ ऐसा पास किया गया जो इस फंडामेंटल राइट को तोड़ रहा है, ब्रीच कर रहा है, वो हो गया अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। समझा। थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बताता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बनाया गया, लोगों के लिए, सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन का एक शुरुआत में अपन वो पढ़ते हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल पता है क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, करेक्ट, ये लाइंस है। ये पूरे प्रीएम्बल का मतलब है समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पूरा संविधान एक छोटे से पैराग्राफ में फिट हो जाता, प्रीएम्बल बोलते हैं जिसको। प्रीएम्बल बनाया गया या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था लोगों के भले के लिए, मतलब जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया वो सब कुछ वाज इन द फेवर ऑफ पब्लिक, वाज इन द फेवर ऑफ पब्लिक। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो ये भी किसके फेवर में बनाया है, पब्लिक के। समझा। आप कोई मोनार्की सिस्टम फॉलो नहीं करते जहां राजा है, आप कोई डिक्टेटरशिप फॉलो नहीं करते जहां पर कोई एक स्पेसिफिक रूलर है, आर्मी का ऑफिसर ही चला रहा देश को, जैसे डिक्टेटर था हिटलर सबसे फेमस, राइट। मोनार्की सिस्टम अभी तक के नेपाल में हुआ करता था 2010 से पहले तक के। मोनार्की बोले तो वहां पर किंग का रूल होता था, मतलब एक राजा होता था। फिर उसके बाद में हम जो फॉलो करते हैं नॉर्मली वो है डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेसी चल रही 1947 से, 1947 से, करेक्ट। तो तब से जब से डेमोक्रेसी चल रही, डेमोक्रेसी के लिए सब कुछ पहले सोचा जाता किसके लिए, पब्लिक के लिए। किसके लिए, तो एवरीथिंग इज टू बी थॉट इन द फेवर ऑफ पब्लिक। किसके लिए, तो मोटा मोटी मेरे बोलने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया पब्लिक फेवर में, काय में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया पब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया पब्लिक, समझ आया क्या। तो कोई भी चीज भारत के संविधान के खिलाफ जाए, खिलाफ मतलब अगेंस्ट, दैट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अपोज्ड टू पब्लिक। अभी समझ आया क्या। तो संविधान लिखा गया इन द फेवर ऑफ पब्लिक पॉलिसी, और संविधान के खिलाफ अगर गए हो तो बोला जाएगा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्लियर है क्या, ये बातें वैसे आपने बहुत पहले पढ़ चुके हो सिविक्स में, लेकिन ये ढंग से नहीं पढ़ी हो, समझ गया, क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है वो वोटिंग पावर है, ठीक है, और राइट्स दिए गए फंडामेंटल राइट्स 14 से लेकर 32, ये भूलना मत, मैंने कोई स्पेसिफिक नहीं बताया, बट इतना जरूर याद रखना कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। समझ गया, क्लियर है। पढ़ते आगे, पढ़ा। अंडरलाइन कॉन्ट्रावेंशन, अगेंस्ट, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है अगेंस्ट, मतलब आप किसी भी और लॉ को ब्रीच कर रहे हो या किसी रूल को ब्रीच कर रहे हो। आगे ये पूरा लाइन अंडरलाइन करना, अ कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग आउट ऑफ द स्कोप ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। समझ गया, पक्का। अंडरलाइन करो इंसिडेंशियल वर्ड को और कॉन्सिक्वेंशियल को। इंसिडेंशियल का मतलब होता है करंट, बोले तो प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इंसिडेंटल बोले तो आज, कॉन्सिक्वेंशियल बोले तो आगे, फ्यूचर। एक और होता है प्रीसिडेंशियल, बोले तो पहले, इज नथिंग बट पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। मगर अब इधर दो चीजें बोली, एक हो गया इंसिडेंशियल और एक हो गया कॉन्सिक्वेंशियल। अब ये किस सिलसिले में बोला गया एक बार रिपीट कर, सेम लाइंस रिपीट कर। हाँ, A company cannot do anything beyond or outside the scope of its object. करेक्ट, बियॉन्ड और आउटसाइड द स्कोप ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। आगे, It can do anything which is incidental to and consequential upon the object specified in this clause. मतलब जो भी वो करे वो इंसिडेंटल होना चाहिए टू द ऑब्जेक्ट क्लॉज, और या तो कॉन्सिक्वेंशियल भी अगर है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब समझता है क्या, आफ्टर इफेक्ट्स,
कोई चीज आपने की तो उसका एक आफ्टर रिजल्ट रहेगा, मतलब एक कॉन्सिक्वेंस रहेगा। तो आप जो कर रहे हो वो हो गया इंसिडेंटल, मतलब व्हाट एक्शंस यू आर डूइंग आर इंसिडेंटल, और जो उस एक्शन का आउटकम रहेगा वो हो गया कॉन्सिक्वेंशियल। ये समझ गया? तो ये दोनों भी चीजें आपकी विद इन द स्कोप होनी चाहिए, किसके? ऑब्जेक्ट क्लॉज के स्कोप के अंदर होना चाहिए। समझ गया? तो जो एक्शन आप कर रहे हो, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी कर रही है, वो भी विद इन द स्कोप होना चाहिए, इंसिडेंटल। और दूसरा, उस एक्शन का जो आउटकम है वो भी विद इन द स्कोप होना चाहिए, बोले तो कॉन्सिक्वेंशियल। समझ आया क्या बोला? सो बोथ द थिंग शुड बी विद इन द स्कोप, विद इन द इंट्रा वायस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? INTRAVIRES, ये लिखाया है तुमको रजिस्टर में। एक अल्ट्रा होता है और एक इंट्रा। अल्ट्रा बोले तो आउट ऑफ द स्कोप और इंट्रा बोले तो विद इन द स्कोप। समझ गया क्या? आगे Any act done by a company beyond the scope of the object will be ultra vires. विल बी, Ultra. मतलब आउट ऑफ द पावर्स। अल्ट्रा मींस आउट ऑफ द, करेक्ट। आगे And will be void and have no legal validity. करेक्ट, विल बी वॉइड। वॉइड का क्या मतलब है? कल बताया था, Having no effect. हैविंग नो इफेक्ट। और एक चीज बताई थी, वॉइड चीजों के लिए आप केस फाइल नहीं कर सकते। अनएनफोर्सिबल वर्ड लिखा था कल, अनएनफोर्सिबल, ये वॉइड के लिए। वैलिड चीजों को आप केस फाइल कर सकते हो, वो हो गया एनफोर्सिबल। एक सिंपल सा इसका एग्जांपल लेते, सीए वाले या सीएस वाले और लॉ वालों को काम का है। ध्यान से सुनो एग्जांपल, कि कोई भी दूसरे मेजर पर्सन से, मान लो श्याम सर से मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, करेक्ट? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मान लो यही चीज के लिए, पढ़ाने के लिए। डन। श्याम सर ने बोला कि तुझे 1 साल की बैचेस पूरी लेनी पड़ेगी, ऐसा हमारे बीच करार हुआ। बदले में श्याम सर ऑब्वियसली मुझको एक पेमेंट करेंगे उन लेक्चर्स के लिए, ये भी क्लियर है। तो दोनों साइड से पार्टी इसको कुछ ना कुछ मिल रहा है, बरोबर है? श्याम सर को क्या मिल रहा? एक पढ़ाने वाला, सर्विसेज, और मेरे को क्या मिल रहा? पैसे। समझ गया ये? तो हमारे बीच एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पढ़ाना गलत है क्या? पढ़ाना ना इलीगल है, पढ़ाना ना इमोरल है, पढ़ाना नहीं अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, तीनों में भी फिट नहीं होता। पढ़ाना वैलिड है, करेक्ट है कि नहीं? बरोबर है? तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो गया? अब मैंने क्या, 6 महीने पढ़ाया, 6 महीने के बाद में मैं यहाँ से भाग गया, निकल गया, परेशान हो गया था तो भाग गया। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है। ठीक है? क्या किया है? मतलब मेरे और श्याम सर के बीच जो 1 साल का अग्रीमेंट था वो मैंने तोड़ दिया। श्याम सर क्या कर सकते? कोर्ट में केस फाइल कर सकते मेरे अगेंस्ट। इसको बोलेंगे आप एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट जाकर के जिस चीज के लिए आप केस फाइल कर सकते हो उसको बोलते हैं एनफोर्सिएबल बाय। क्लियर है ये भी? पक्का? अब दूसरा एग्जांपल, कि मेरा सर्वेश सर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक, सर्वेश सर बोले अरे यार थोड़ा ड्रग्स वग सप्लाई करना है यार, आज पार्टी करने का मन कर रहा है। मैं बोला डन, तो एडवांस दे। बोला तेरे को क्या चाहिए? बोला गांजा चाहिए। बोला ठीक है। मतलब फिर एडवांस लगेगा? मतलब कितना चाहिए तेरे को? तो भाव मेरे को तो पता नहीं है, बट अब अंदाजा लगा रहे भाई 2 लाख रुपए का होगा। ठीक है, मत बता, मत बता, नहीं सुनना है। क्या करना है? आपको खाना है ना, सुनना है ना खाना है? पॉइंट। 2 लाख रुपीज लग रहे हैं मान। मैंने सर्विस सर को बोला एडवांस दे दो 1 लाख रुपए, 50% एडवांस। बोले माल कब मिलेगा? बोला शाम के 5 बजे। समझा? कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ। सर्विस सर को क्या मिल रहा? गांजा, बरोबर है? मेरे को क्या मिल रहा है? बरोबर है? तो अग्रीमेंट है, लेकिन अग्रीमेंट इलीगल है। क्या है? आएंगे ना हमारे हरचीज जी चांडक पकड़ने के लिए, बरोबर है कि नहीं? अग्रीमेंट हो गया इलीगल, मान लो, लेकिन हरचीज जी को पता नहीं चला कि ऐसा कोई अग्रीमेंट हमने किया, बरोबर है? सर्वेश सर आ गए 5 बजे, बराबर 5 से पहले आ गए, रहा नहीं जा रहा उनसे। अब क्या हुआ फिर? मैं नहीं आया, मैं पैसे लेके भाड़ी, ठीक है, 1 लाख रुपए लेके गए। अब सर्वेश सर गए कोर्ट, बोले ये आदमी ने मेरे साथ में किया था कॉन्ट्रैक्ट, काय का? बोले वो मत पूछो। कोर्ट का जज बोले वो मत पूछो, मतलब कोर्ट के जज को सर्वेश सर बोले क्यों नहीं पूछेंगे? उसी पे तो डिपेंड करता कि ये केस को आगे कि नहीं बढ़ाना है, करेक्ट है? सर्वेश सर ने बोला वो जो टकला सा होता है, बरोबर है? तो बोले टकले बेच रहे क्या तुम? फिर सर्वेश सर ने एक्सप्लेन किया नहीं नहीं थोड़ा सा ड्रग्स वाला। तो समझ गया कोर्ट को, सबसे पहले किसको अंदर करेंगे? आया समझ? अभी पहले पूरी बात समझ आई? ये एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट को आप कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते। मतलब अगर मैंने उनको सप्लाई नहीं दिया इस चीज का तो वो मेरे ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। मान लो किसी तरीके से मैंने सप्लाई दे दिया उसको, लेकिन उसने बाकी के 1 लाख रुपए पे नहीं किए, तो मैं भी उसके ऊपर कोई केस फाइल नहीं कर सकता। समझ आया क्या? दिस इज नथिंग बट अनएनफोर्सिबल। समझ आया क्या? पक्का समझ आया? क्लियर है? एग्जाम्पल मजाक था, इसको सीरियसली लेने का नहीं है ना। मैं भी ऐसी कोई डीलिंग्स नहीं कर रहा ना, क्या गलती से अगर वायरल हो गया तो। और ना सर्वेश सर ऐसा कोई सेवन करते, सर्वेश सर एकदम प्योर आते। समझ गया? पानी के अलावा उन्होंने कुछ नहीं चखा आज तक, तो धुआं तो छोड़ दो। क्लियर? पर बात क्लियर है ना? डिस्क्लेमर देना जरूरी है।
क्लियर पर पक्का? तो अगर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जैसे मेरे और श्याम सर का था तो वो कोर्ट में ले जाया जा सकता एनफोर्सिएबल, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जैसे मेरे और सर्विस सर के बीच हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया इलीगल तो वो हो गया अनएनफोर्सिएबल। अनएनफोर्सिएबल होता है वॉइड, कोर्ट थोड़ी बोलेगा नहीं नहीं मेरे को भी देना थोड़ा सा, समझो ना बात को, जज बोलेगा सर्विस सर तेरा आया तो मेरे को भी देना थोड़ा, पॉसिबल एनफोर्स नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो पूरी चीज DOID वॉइड है, ऊपर से वॉइड ही नहीं वॉइड ab इनिशियो है, क्या है शुरुआत से ही गलत है ना, शुरुआत से, समझ गया क्लियर? और जो मेरे और श्याम सर के बीच है उसको अपन बुला सकते हैं वैलिड, क्या बुला सकते हैं, समझा? अब एक छोटी सी बात में इंसर्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। श्याम सर वाले एग्जांपल में अपन ने ये बोला था कि मैं 6 महीने बाद ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है लेकिन मैंने 6 मंथ्स लेटर ही कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, करेक्ट है? जरूर है। अब इसमें 2 पार्टीज आएंगी सामने, वही 2 पार्टीज, एक मैं जिसका नाम पड़ेगा डिफॉल्टर, क्या हो गया, और एक श्याम सर जिसका नाम है अग्रीव्ड पार्टी, क्या बोला, अग्रीव्ड पार्टी बोले तो वो जिसके साथ बुरा हुआ है, अग्रीव पार्टी मतलब वो जिसके साथ बुरा हुआ है, और डिफॉल्टर ऑब्वियसली वो जिसने बुरा किया है, समझ गया पक्का? ये भी क्लियर है। अभी श्याम सर के पास 2 ऑप्शन, एक भाईचारा फुलफिल करे बैठ के बात करने, और या तो दूसरा ऑप्शन है कोर्ट, बरोबर है, क्लियर है क्या पक्का? एक और ऑप्शन है कि मान लो अब कोर्ट जाने के बाद में जब मेरे ऊपर बहुत प्रेशर बना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मेरे को डैमेजेस भरने को आ रहे हैं तो मैं श्याम सर के पैर पड़ लिया, मैंने बोला यार जाने दो, भूल चुक माफ, आगे के 6 महीने क्या मैं और 1 साल पढ़ा दूंगा फ्री में, समझ गया ऐसा बोल, श्याम सर बोले नहीं तेरे को अब तू चाहिए, समझ गया? ऐसा श्याम सर बोल सकते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क, यस ही इज वेल विद इन हिज अथॉरिटी टू से सो और डू सो, क्यों, अग्रीव्ड है ना, अग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे वॉइड एबल होता है, क्या बोला, मैंने बोला था ना एक नया इंसर्ट करूँ, हो गया वॉइड एबल। अभी तक तुमने क्या क्या पढ़ा था, एक वैलिड एक था वॉइड, अभी मैंने एक घुसेड़ा है वॉइड एबल। वॉइड एबल का मतलब होता है अग्रीव पार्टी के पास ऑप्शन है, एक तो अंकुश को वापस रख लो या तो उसको निकाल, समझ गया, दोनों में से कोई एक, लेकिन अग्रीव्ड पार्टी के पास होता है, डिफॉल्टर के पास नहीं, समझा क्या? नहीं तो किसी पॉडकास्ट पर आकर एक आदि आदमी रहता जो बेचारा बनता, फिर वो बोला मैंने तो किसी के पैसे खाए ही नहीं, है ना, याद आया ना सब, तो फिर ऐसा होता, क्लियर पर उनका बाद में बताएंगे, बट समझ गया, केस समझा, वॉइडेबल समझा, वॉइड समझा और वैलिड समझा, ठीक। अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन को क्या बुलाएंगे, वॉइड या वैलिड, वॉइड, क्या बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, क्लियर है ये पक्का? और अगर कोई ट्रांजैक्शन इंट्रा वायरस है तो उसको क्या बुलाएंगे, वैलिड, क्या बुलाएंगे, क्योंकि विद इन द, क्लियर, आगे पढ़। Doctrine of ultra virus. The word ultra means beyond, and the word virus means power. The ultra virus means beyond the powers of memorandum. ये बात याद रखना, वायरस का मतलब पावर होता है, और उसको वायरस मत पढ़ना, वायरस मत पढ़ना, ठीक है, वो रहता कोविड-19। The doctrine of ultra virus states that any activity done by a company which is beyond the powers of the company will be null and void or legally ineffective. अंडरलाइन, नल एंड वॉइड, इसका कोई इफेक्ट, और आगे वही बात लिखी हुई लीगली इनइफेक्टिव, मतलब इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट में गए भी तो सीधा खारिज हो जाएगा, पहले ही दिन वो कोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बोले ये वैलिड ग्राउंड्स नहीं है, ना ही एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, समझ आया? तब इसको अपन आखिरी में कंपनी के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। कंपनी ने आउटसाइडर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, आउटसाइडर भूल गया एमओए और एओए पढ़ना, आउटसाइडर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कंपनी के साथ और वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में पता चला निकला अल्ट्रा, बराबर है? कंपनी ने ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रैक्ट का फुलफिलमेंट या परफॉर्मेंस नहीं किया, आउटसाइडर को बुरा लगा, आउटसाइडर गया कोर्ट के पास ये सोच के भाई कुछ तो अपना भला हो जाएगा, लेकिन कोर्ट ने भी आउटसाइडर को बोला कि तूने कंपनीज एक्ट 2013 का एक प्रिंसिपल तोड़ा है, क्या तोड़ा है, प्रिंसिपल, बोले क्या प्रिंसिपल तोड़ा बताओ मेरे को, तो जज ने बताया भाई तूने डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस तोड़ा सबसे पहले, और उसके बाद तूने तोड़ा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये 2 चीजें तूने की, तोड़ा बोले तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस हुआ है, पहला कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या, तो मैंने पूछा कोर्ट को भाई इसका मतलब क्या रहता है बताओ, मेरे को नॉलेज नहीं है, तो कोर्ट ने समझाया तेरा काम था कि जब तू डील करने आया था कंपनी से तो तुझे पता था कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन, तेरा काम था एमओए और एओए से अपना कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई, तूने नहीं किया, ये बात पहली, ये तेरी पहली गलती है, ठीक है? ऊपर से तूने जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कंपनी के साथ वो निकल गया अल्ट्रा वायरस, जिसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि ये गलती सीधा सीधा तेरी, समझ गया? तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के ऊपर एनफोर्सिएबल नहीं है, वॉइड है, क्योंकि, समझ गया पूरा, पढ़ ले खत्म करो उसको। Even if all the members and executives नहीं भी पढ़ा अगर और इंट्रा वायरस है तो दिक्कत ही नहीं है ना, कंपनी को तो फुलफिल करना ही पड़ेगा। ये दूसरा प्रिंसिपल पिक्चर में कब आता है, जब दिख रहा है अल्ट्रा वायरस हुआ है तो फिर उसको रिस्पॉन्सिबल कैसे ठहराएंगे, तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगा, लेकिन जब दिख रहा है कि इंट्रा है
कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगाने की जरूरत नहीं। तो पैसे कंपनी के पास चलेगा मान ले, तो मैंने कल बताया था ये बात कि वो पैसे वापस नहीं मिलते, पहली चीज ये एक चीज है। रुको अभी रुको, इसमें पॉइंट क्या दिया हुआ है तुम्हारे फाउंडेशन की बुक्स में या सीए की बुक्स में, कि ये पैसे कंपनी के पास है और अगर ये पैसे कंपनी ने खर्चा कर दिए हैं, क्या बोला, वो पैसे लिए और खर्चा कर दिए, तो फिर उस बाहर वाले को कंपनी को क्रेडिटर कॉलम में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? क्रेडिटर के कॉलम में लिखना पड़ेगा। क्रेडिटर लिख दिया मतलब पैसे देने बाकी, आया समझ? मान लो कंपनी के खाते में वो पैसे पड़े हैं, समझ गया? तो ये जो आउटसाइडर है ये कोर्ट से लाएगा ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन। क्या लाएगा? इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है रोक लगाना, स्टॉप करना। तो क्या स्टॉप करेगा? ये कंपनी के बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा देगा और बोलेगा भाई ये पैसों में से इतने पैसे दे रहे हैं, समझ आया? इंजंक्शन लगाने के बाद उस इंजंक्शन के दौरान मतलब उस स्टे ऑर्डर के दौरान उसका काम है कंपनी से पैसे क्लेम कर लेना, सारी बातें प्रूव करके कि भाई मेरी गलती हुई थी, मैंने एक अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन किया, लेकिन कंपनी अभी फिलहाल अपनी जगह पर सही नहीं है क्योंकि उसने एक अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन में पैसे एक्सेप्ट किए हैं। तो पैसे उसका जिम्मेदारी है वापस करना। नहीं भी कंपनी का है तो किसका है? एटलीस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है ये पैसे वापस करना। तो पैसे वापस आएंगे, लेकिन पहला लाइन वो ये बोलते वापस नहीं मिलेंगे, फिर वो खुद की ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते, मतलब अपोज करते, और वो बोलते कि पैसे कंपनी के अकाउंट में है या नहीं है, पहले तो डिसीजन इस पे लिया जाएगा, फिर फाइनली अगर कंपनी नहीं दे रही तो एटलीस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल क्यों रहेंगे? मैंने कल बताया था क्या, क्योंकि भले ही कंपनी को नहीं पता था लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो ये नॉलेज था ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा एग्जाम, तो इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता। समझ गया? Thus, a company cannot undertake any object or activity not stated in the object clause. आगे Effect of ultra-vires transaction. इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन, शांति से पढ़ना, सब बताया हुआ है। The acts which are ultra-vires are considered null and void. The acts which are ultra virus are considered as null and void. Underline null and void. Null and void का मतलब जिसका कोई असर नहीं, न्यूट्रल हो गए, ना अच्छा ना बुरा। The company cannot sue anybody, nor can any third party file a case against the company. तो अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन के ऊपर ना आउटसाइडर कंपनी पे सूट फाइल कर सकता, ना कंपनी आउटसाइडर पे सूट फाइल कर सकती। समझ आया क्या? Members of a company can get an injunction from the court to stop the company from आगे doing any इंजंक्शन आया, अंडरलाइन करो इंजंक्शन, अभी हिंदी में लिखो, रोक लगाना, और ये ऑर्डर कोर्ट से ही आएगा। आगे The directors of the company are personally liable for ultra-vires acts of the company. हो गया, प्रूव्ड कि डायरेक्टर पैसा देंगे। वो समझा के तेरे को हेड भाऊ का? कौन पैसा देगा? कंपनी ने नहीं भी दिया तो ये पैसा देगा डायरेक्टर। क्लियर है पूरा? पक्का? ये आएगा दोबारा, पूछा। Purpose of doctrine of ultra-vires. Purpose of doctrine of ultra-vires is to protect the company. अंडरलाइन करो, इट इज टू प्रोटेक्ट द कंपनी। रजिस्टर खोलो, रजिस्टर में जहाँ अल्ट्रा वायरस का अपन ने पहला सर्कल बनाया था फर्स्ट पेज, उसके नीचे 2 पॉइंट्स लिखे थे, 2 पॉइंट्स, तीसरा हेडिंग डालो उधर, मैंने बोला था थोड़ी सी जगह छोड़ देना, और उधर लिखो दिस प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल protects the company, this principle protects the company from the outsider, from the outsider, protects the company from the outsider। समझ गया? किसको प्रोटेक्शन मिल रहा? कंपनी को। कंपनी को किससे? हाँ, तो देखो लॉ कभी भी इनजस्टिस नहीं करता। ये मिसबैलेंस हो जाएगा ना कि अभी सर आपने ये बताया ये कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो लॉ के अंदर ऐसा भी कुछ है जो आउटसाइडर को भी प्रोटेक्ट करता है। इसको लिख के रखो एक और, द प्रिंसिपल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, INDOOR, इंडोर मैनेजमेंट protects the outsider from the actions done by the company, from the actions done by the company, from the actions done by the आज के लिए